हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव सर और वेलकम बैक केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के अंदर। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है। द्रावणों नामનું चैप्टर આપણું ચાલુ છે છોકરાઓ। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं और आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा છોકરાઓ, આજે આ चैप्टर પૂરું થઈ જશે तो आपको फोकस के साथ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ने वाले आज, पहले तो वो देखते हैं। What are we gonna read? और अब तक क्या पढ़ चुके वो भी देखते। लेक्चर 1, लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा बेटा? क्लासिफिकेशन देखा, वर्गीकरण। उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी, सांद्रता अवयवों, ये दो चीजें हमने देख ली। उसके बाद लेक्चर 2 आ गया हमारा। लेक्चर 2 के अंदर हमने क्या क्या देखा? तो लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा पहले तो सॉल्युबिलिटी, द्रव्यता। दो लॉज पढ़े, एक हेनरीज लॉ, हेनरीनो नियम, दूसरा राउल्ट्स लॉ, राउल्टनो नियम, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा हमने। उसके साथ साथ सेकेंड लेक्चर में ही हमने कुछ और भी चीजें देखी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं उत्कलन बिंदु उन्नयन। उसके बाद बेटा हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन। उसके बाद हमने देखा आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सब हमने अब तक देखा। अब हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, जो कि है हमारा लेक्चर 3। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही एक प्रॉपर्टी बाकी रह गई है, दैट इज ऑस्मोसिस, अभिसरण। ये करेंगे और क्या करेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास, जिसके अंदर एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ, आज हम ये देखेंगे। ये देखते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, बराबर। तो चलिए, आज हमें जो पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस, अभिसरण, और दूसरा वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ अवयव। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस गुजराती में शू कहीशू बेटा? अभिसरण। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। मान लो यहां पर नीचे ड्राइंग करते हैं,
मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इस कंटेनर में क्या क्या डाला मैंने? पहले तो मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गुजराती में बेटा इसे कहते हैं अर्ध पारगम्य पर्दो। क्लियर है? ओके। अब इनके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन। अंदर क्या डालेंगे? सॉल्यूशन, द्रावण। मान लेते हैं कि एक की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, एक की कॉन्सेंट्रेशन C2 है, एक नहीं सांद्रता C1 से, एक नहीं सांद्रता C2 से। नाउ अभी ये भी मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। पहले वाले की कॉन्सेंट्रेशन, पहला वाला नहीं सांद्रता दूसरे वाले से ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो, एक नेचर जो है, कुदरत, उसका एक रूल होता है बैलेंस। नेचर हमेशा बैलेंस करने का ट्राई करता है। जैसे एक लोहे का सलिया है, आप एक साइड से गर्म करते हो तो वो हीट बहते बहते दूसरे साइड तक आती है, और ये वो हीट तब तक बहती रहेगी जब तक दोनों साइड इक्वल अमाउंट में हीट ना हो जाए, दोनों साइड सही अमाउंट में, बराबर की अमाउंट में हीट ना हो जाए, टेम्परेचर ना हो जाए। बैलेंस रूल है नेचर का। यहां एक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, एक की कम, नेचर बोलेगा ये तो गलत है, क्या किया जाए? तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी एक दिक्कत है, वो अपने अंदर से सारी चीजों को पास नहीं होने देता। अर्ध पारगम्य પડદો પોતાનામાંથી દરેક વસ્તુને પસાર થવા દેતો નથી। तो यहां पर होगा क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें से कोई एक चीज मूव कर पाएगी। कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। कौन मूव करेगा बेटा? सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है, बराबर, द्रावक। सॉल्वेंट यानी कि द्रावक एक जगह से दूसरी जगह आएगा। अब रूल समझना ध्यान से, रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। सांद्रता એ દ્રાવ્યના સમપ્રમાણમાં હશે બેટા, અને દ્રાવકના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હશે। मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट बढ़ेगा, द्राव्य बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। हमें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करानी है। सॉल्वेंट यानी कि द्रावक, यहां से सॉल्वेंट C2 से सॉल्वेंट यानी कि द्रावक C1 में जाएगा, जिसके कारण C1 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, सांद्रता कम हो, C2 की बढ़े, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए, तब तक। कोई पूछे ऑस्मोसिस क्या है, अभिसरण क्या है, तो हम रूल लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना रूल। यहां पर दो हिस्से बना देते, गुजराती के लिए एक, इंग्लिश के लिए। When two solutions having different concentration are placed together with semi-permeable membrane dividing them, solvent will flow from less concentrated solution
टू हायर concentrated solution. This is called osmosis. पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ फिर गुजराती में समझा देता हूँ. When two solutions are placed together with semi-permeable membrane dividing them, दो सॉल्यूशन है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, उसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो सॉल्वेंट है वो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की ओर जाएगा और उनको बैलेंस करने का ट्राई करेगा. इसको ऑस्मोसिस कहते हैं. गुजराती में लिख देते हैं. જ્યારે બે જુદી सांद्रता ધરાવતા દ્રાવણોને અર્ધ પારગમ્ય પડદાઓને અલગ કરવામાં આવે ત્યારે દ્રાવક यानी कि सॉल्वेंट ओછી सांद्रताથી વધુ सांद्रता तक जैसे जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को साथ में रखेंगे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालोगे, तो क्या होगा, जो द्रावक है यानी कि जो सॉल्वेंट है वो कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की ओर ओછી सांद्रताથી વધારની तरफ जैसे अब द्रावक आएगा यानी कि सॉल्वेंट आएगा, उसके कारण जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका कम होगा, जिसका कम है उसका बढ़ेगा. दोनों बैलेंस में आने का ट्राई करेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, अभिसरण. अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कौन से हो सकते, चलो मेम्ब्रेन के बारे में बात करते थे. बराबर. लेट्स टॉक अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाउ. मेम्ब्रेन पढ़ दो. हमें कौन से ऐसे मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज कर सकते हैं, कया પડદાને अर्ध पारगम्य પડદાની જેમ उपयोग કરી શકીએ. पहला है पिग्स ब्लैडर. ભૂંડનું મૂત્રાશય. दूसरा है पार्चमेंट पेपर. पार्चमेंट गुजराती में भी उसको पार्चमेंट पेपर ही कहते हैं. उसके बाद है सेलोफेन पेपर. उसके बाद एक बहुत ही सुपर्ब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत ही बढ़िया, कॉपर फेरोसाइनाइड. जो कि एकदम बढ़िया और सबसे बेहतरीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको. क्लियर है. चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर अभिसरण दबाव. ऑस्मोटिक प्रेशर. चलिए मान लो अगेन ये सॉल्यूशन इधर पर्दा लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये लगा दिया मैंने, मेम्ब्रेन बराबर. सॉल्यूशन बाहर भी है, सॉल्यूशन अंदर भी है. बाहर कॉन्सेंट्रेशन बोल दो C1, बाहर सांद्रता C1, अंदर कॉन्सेंट्रेशन बोल दो बेटा C2, अंदर नहीं सांद्रता C2.
अभी रूल थोड़े से डिसाइड कर लेते हैं। C2 इज ग्रेटर देन C1, अपने घर के रूल बनाने। C2 इज ग्रेटर देन C1 अभी के केस में। क्या केस है? C2 इज ग्रेटर देन C1। दिख नहीं रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, निकाल देते हैं, साइड में लिख देते हैं। C2 इज ग्रेटर देन C1। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, तो क्या होगा? यहां से द्रावक यानी कि सॉल्वेंट यहां जाएगा। फ्लो कहां, किस तरफ होगा? अंदर की तरफ। तो प्रेशर कहां लगेगा बेटा? अंदर की तरफ बन रहा है प्रेशर, तभी तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा जब प्रेशर बनेगा। अब हमें क्या करना है? जितना प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही प्रेशर हम ऊपर से नीचे की तरफ। जितना प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट ऊपर आ रहा है, द्रावक ऊपर आ ही रही है, उतना ही प्रेशर हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। दोनों प्रेशर सेम। सॉल्वेंट का यानी कि द्रावक का ऑस्मोसिस के दौरान लगने वाला प्रेशर, और ऊपर से हमने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, अभिसरण ने रोकवा माटे जो प्रेशर लगाया, वो दोनों कैसा है? सेम। इसी को तो बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, अभिसरण दबाव। तो कोई आपको पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अभिसरण दबाव सूज है, तो आप उसको जनरल आइडिया दे सकते हो कि भाई ऑस्मोसिस के दौरान जो प्रेशर लगता है उतना ही प्रेशर अगर हम लगा दे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, अभिसरण दबाव। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला था पाई इक्वल टू CRT। फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल टू CRT। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, अभिसरण दबाव। चलिए थोड़ा सा अभी इसको समझते हैं, एलिवेट करते हैं। पाई जो है उसको वैसा ही रखेंगे, C यानी कि सांद्रता, मोल पर लीटर वॉल्यूम, RT। ये बन गया पाई V इक्वल टू nRT। 11th में तुम लोग पढ़े होगे, PV इक्वल टू nRT पढ़े हो बेटा 11th के अंदर। सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं। उसके बाद मोल की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? मास अपॉन मोलर मास। ऐसे आप अलग अलग फॉर्मूला, मन चाहे फॉर्मूला बना सकते हो। यहां पर लिस्ट बना देते हैं। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, OP ऑस्मोटिक प्रेशर, अभिसरण दबाव। बेटा OP मतलब ओवर पावर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का OP है, ध्यान रखना। उसके बाद V वॉल्यूम, कद हमेशा लीटर में लेना है। उसके बाद W मास, दड़, M मोलर मास, मोलर दड़। उसके बाद T टेम्परेचर, तापमान। उसके बाद और क्या क्या है यहां पर? N मोल्स एंड R गैस कांस्टेंट, वायु अचड़ांक। R की वैल्यू कितनी लेनी है वो पता होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन, अगर हम प्रेशर लेते हैं 1 बार, और अगर हम वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो हमारी R की वैल्यू हो जाएगी 8.314। ये आपको ध्यान में, हमने यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का, अभिसरण दबाव का फॉर्मूला बना लिया। अब थोड़ा सा कुछ और भी समझना है। RO जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको समझते हैं। बराबर, प्रति अभिसरण
क्या होता है ये, थोड़ा सा जनरल आइडिया लेंगे। मान लो मैं ऐसे 2 कंटेनर लगा रहा हूं, लगा दिया, कौन सी बड़ी बात, दोनों में लिक्विड भर देते, एक की कॉन्सेंट्रेशन C1, एक की C2। सुनना ध्यान से, बीच में लगा देते हैं अपना मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य पढ़ दो, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन पढ़ दो, बराबर, इतने में समझ जाना, या ना भी लिखो तो भी समझ जाओगे आप। मान लेते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2, तो रूल के हिसाब से सॉल्वेंट यानी कि द्रावक कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की ओर जाएगा, ओछी सांद्रता थी વધારની तरफ जैसे। अब यहां पर सीन ये है बेटा, ध्यान से सुनना, सीन ये है बेटा कि हम लगाएंगे प्रेशर। क्या लगाएंगे? प्रेशर। और वो प्रेशर बढ़ाते जाए। पहले तो जब आप प्रेशर लगाओगे तो ये फ्लो कम होगा, उसके बाद ये फ्लो बंद होगा। एक टाइम आएगा कि जब यहां पर इतना प्रेशर लगेगा फ्लो उल्टा हो जाएगा। अब सॉल्वेंट यानी कि द्रावक कहां आ रहा है? ज्यादा से कम की ओर। अब अगर ज्यादा से कम की ओर सॉल्वेंट आएगा बेटा, द्रावक आएगा, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसकी और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों किया? व्हाट इज द रीजन कि एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी, एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दी? रीजन है, जब आप पीने का पानी पीते हो बेटा, ड्रिंकिंग वाटर, पीवा लायक पानी, तो घर पे मान लो सॉल्टी वाटर आ रहा है, खारा पानी, तो वो तो पी नहीं सकते, वरना स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन, पथरी हो जाएगी। तो क्या करे? ऐसे टाइम पे आरओ इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जहां पर एक पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, एक पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, और फिर कम कॉन्सेंट्रेशन वाला पानी हम पीने में इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला फेंक दिया जाता है, जिससे नमक की मात्रा कैसी हो जाए? ऑटोमेटिक कम। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी अभी पढ़ा। कया तकनीक थी આપણે દરિયાઈ પાણીમાંથી મીઠું રિમૂવ કરીએ છીએ, નીકાળીએ છીએ, તો रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रति अभिसरण। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एबनॉर्मल मोलर मास, इट विल टेक टाइम, सो बी रेडी। बराबर, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो हम उसको पूरा न्याय देंगे, पूरा वक्त देंगे, बराबर। चलिए, कभी कभार क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहले तो मोलर मास कैसे गिनते हैं? बहुत तरीके। मान लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद बाष्प दबाणમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उत्कलन बिंदु, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन, एंड अभिसरण दबाण, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन सब में अगर हम फॉर्मूला को थोड़ा बड़ा करके लिखे, तो फॉर्मूला को बड़ा करके लिखते W2 अपॉन M2 W1
ये क्या है? मोलर मास, मोलर दड़। मोलालिटी का फॉर्मूला बड़ा करके लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर भी सेम 1000 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोलर दड़। पाई इक्वल टू WRT MV। ये क्या है? मोलर दड़। तो हर जगह नोटिस करो मोलर मास। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास गिन सकते हैं। साइंटिस्ट ने बोला ओहो क्या बात है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई जो थियोरिटिकल मोलर मास है, जो वो गिन कर लेके आते थे, कैलकुलेशन से लेकर आते थे, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मोलर मास मिलता, वो दोनों अलग थे। कैसे? प्रैक्टिकल मोलर मास जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है और थियोरिटिकल जो कैलकुलेशन से मिलता है, दोनों अलग है। आओ, दिक्कत है ये तो। कुछ तो ऐसा हो रहा है यहां पर कि जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा था समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP किस पर डिपेंड करती है? मोल पर। मोल पर आधार रखे जाए। अब मान लो मैं NaCl को पानी में डालू, समझना ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। NaCl को मैं पानी में डालता हूं तो उसका आयोनाइजेशन होता है बेटा, Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है। हम डाला 1 मोल, हमको मिला ये 1 मोल, ये 1, टोटल 2 मोल। डाला 1 मोल, मिले 2 मोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर गिनती में भी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि मोल से ही तो सारी गिनती करते हैं। अगर मोल का जवाब गलत, मोल का जवाब गलत, आंसर गलत, तो थियोरेटिकली तो तुम क्या गिनोगे? तुमको पता है तुमने 1 मोल डाला, अंदर जाकर प्रैक्टिकली कितना मोल बन गया? 2 मोल। तो प्रैक्टिकल आंसर और थियोरेटिकल आंसर हो गए गलत, दोनों अलग अलग। अब इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। यहां पर प्रैक्टिकल आंसर कैसा आता है? अलग आता है। अब कैसे दोनों आंसर को सेम किया जाए, उसके लिए लाया गया वॉन हॉफ फैक्टर, जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। जो ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, जो 2 अलग जवाब आ रहे हैं, उसके बीच की कड़ी है वॉन हॉफ फैक्टर। अगर आपको वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है, अगर आपको वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है, तो आप प्रैक्टिकल जवाब और कैलकुलेटिव जवाब दोनों को सेम कर सकते। तो वॉन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला है वॉन हॉफ अवयव। उसका फॉर्मूला है I इक्वल टू मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर ऑफ पार्टिकल की भी कर सकते हो, लेकिन वो करने की जरूरत। I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल मोलर मास जो तुमको पता है, मतलब NaCl का कितना होता है, तो तुम नॉर्मली कितना निकालते हो? इसका सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल करो 58.5 मोलर दड़ होता है, मोलर मास होता है NaCl का नॉर्मल, जो तुमको पता है। ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेरिमेंट में मिलता है, तो क्या कर देना है? नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उल्टा हो जाए, ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल। एक वैल्यू जो तुमको दी है,
तुमको क्या करेंगे, एक वैल्यू दे देंगे, वो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व, जो तुमको दी है ऑब्जर्वेशन करके, और दूसरी जो तुम कैलकुलेशन से निकालते हो नॉर्मल, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो तो अब थोड़ा सा समझते हैं इसको वांट ऑफ फैक्टर को डिटेल में, क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि इस फॉर्मूला से वांट ऑफ फैक्टर निकालना उससे बेटर तरीके भी है, वो बेटर तरीकों को सीखेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है बेटा वियोजन, समझते हैं इसको ध्यान से। यही एग्जांपल ले लेते हैं NaCl वाला। NaCl मतलब AB, उसका आयोनाइजेशन होता है Na+Cl- मतलब कि A+B-। मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो कि मैंने डाले 100 NaCl, 100 NaCl डाले, अंदर जाकर कुछ डिसोसिएट हुए, आयोनाइज हुए, उसमें से Na+ बना, Cl- बना। कुछ ऐसे भी होंगे जो डिसोसिएट नहीं होंगे, मतलब कि Na+Cl- नहीं बनाएंगे। मतलब पहले तो ये याद रखो, जरूरी नहीं है 100% डिसोसिएशन हो, 100% वियोजन हो। मान लो कुछ पार्टिकल ने Na+Cl- बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, इसी फॉर्म में है, तो शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल शुरुआती सांद्रता मान लेते हैं कि 1 मोल है। कितनी है, 1 मोल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर मान लेते हैं कि हो रहा है डिसोसिएशन वियोजन। सारा तो होगा नहीं, मान लो अल्फा जितना हो रहा है, अल्फा है डिसोसिएशन डिग्री, 30% डिसोसिएशन होता है, 30% वियोजन होता है, तो अल्फा है 0.3। 50% डिसोसिएशन, 50% वियोजन होता है, तो अल्फा है 0.5। 100% डिसोसिएशन, 100% वियोजन होता है, तो अल्फा है 1 डिसोसिएशन डिग्री। अब अगर ये अल्फा जितना कम हो रहा है, बराबर, तो ये अल्फा जितना बनेगा, सीधी सी बात, कॉमन सेंस वाली बात। अब मुझे चाहिए वांट ऑफ फैक्टर, जो दिखाता है कितना डिसोसिएशन हुआ, इसका टोटल मार दो। पहले तो शुरुआत में तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये 1 में से अल्फा जितना कम हो जाएगा, तो ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा, बराबर बात है। तो मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, I = 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, तो I = 1 प्लस, मिल गया वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ अवयव। इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं, AX/BY, उसमें से बना लेते हैं XAY प्लस YBX-। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, शुरुआत में, पहले इनिशियल देखो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इसकी 0, इसकी 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, C- अल्फा, ये कितना बनेगा, X अल्फा, ये कितना बनेगा, Y अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन आप 1 भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो फाइनली अगर हम बात, तो I = 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y। अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं इस केस में, अल्फा कॉमन, X प्लस Y, इसको N बोल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड। X जितने ये पार्टिकल और Y जितने ये पार्टिकल, टोटल मारो उतने पार्टिकल इन्वॉल्व्ड है, तो उसको N बोल दो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व्ड। तो फॉर्मूला बन गया I = 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा।
अब थोड़ा इसको ठीक से एलिवेट करेंगे तो हमें अल्फा का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज I-1 अपॉन N-1, जहां पर अल्फा क्या है बेटा, डिसोसिएशन डिग्री। क्या है बेटा, डिसोसिएशन डिग्री। I क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व, जितना पार्टिकल इन्वॉल्व थया होय ए। सुनना ध्यान से। अभी समझते हैं एसोसिएशन। ठीक है, वापस आएंगे यहां पर, वापस वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे आएंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। अब एसोसिएशन, सुयोजन। सुयोजन में पार्टिकल जो है वो मिक्स होते हैं, वियोजन में पार्टिकल अलग हो जाते थे। सुयोजन में 4-5 पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसमें क्या होता है, तो मान लो मैं एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड कोई भी ऐसा डाल, ऐसे मैंने 2 पार्टिकल डाले, कितने, 2। अंदर जाकर ये अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं भाई। इन दोनों ने अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, डाले 2 और अंदर जाकर बिहेव कर रहे एक की तरह। डाले कितने, 2, अंदर जाकर कैसे बिहेव कर रहे, एक की तरह, 2 दिल 1 जान। यहां पर भी तो दिक्कत है, एसोसिएशन हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जब एसोसिएशन होता है, मिक्स होते हैं, तो उसके लिए एसोसिएशन डिग्री निकालनी होती है बेटा। सुयोजन अंश, एसोसिएशन डिग्री I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1। ये सुयोजन अंश है, एसोसिएशन डिग्री यहां लिख देता हूं मैं। और ये था बेटा वियोजन अंश। अब इधर आते हैं, एसोसिएशन में जो भी पार्टिकल डालते हो वो मिलकर एक नया पार्टिकल बनाते, मतलब पार्टिकल डाले उससे कम मिल रहे हैं। जब पार्टिकल कम मिलेंगे तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिलेगी <1। डिसोसिएशन, वियोजन में क्या होता है, आपने जितने पार्टिकल डाले वो डिवाइड होकर और नए पार्टिकल बना रहे, पार्टिकल बढ़ रहे हैं। अगर पार्टिकल बढ़ेगा I विल बी ग्रेटर देन 1। और कभी कभार एसोसिएशन भी नहीं होगा, डिसोसिएशन भी नहीं होगा, यहां पर I होगा 1। किस किस में I1 मिलता है, सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन से शुगर्स, जितनी भी है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, बराबर, जितनी भी है ये सारे का वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और यूरिया का वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 मिलता है। इन सबका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसा मिलेगा, 1। वॉन्ट ऑफ अवदानों क्यों मर से 1, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह वगैरह, बराबर, इनका 1 मिलता है। अब तो हम पूरा टॉपिक समझते हैं। तो होता ये था बेटा कि कुछ पार्टिकल डालते थे तो वो मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना देते थे, कुछ पार्टिकल डालते थे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होकर ज्यादा पार्टिकल बना देते, जिसके कारण हमको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें मोलर मास ठीक से नहीं मिलता था। तो हमने
एक फॉर्मूला बनाया जिस फॉर्मूला से हम आई निकाल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, या फिर अल्फा निकाल सकते हैं, सुयोजन एंड वियोजन अंश, और अल्फा से आई मिल जाएगा। एक बार आई मिल गया, वांट ऑफ फैक्टर मिल गया, फिर क्या करना है, फिर सुनो क्या करना है, फिर ये जितने भी फॉर्मूला है उसमें आई की वैल्यू रख दो। जैसे ही आपने आई की वैल्यू रख दी, आपका थियोरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा सेम टू सेम। समझ में आ गया? तो ये सारी मेहनत हमने की उसके लिए, ताकि हमारा थियोरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल आंसर हमें कैसा मिले, सेम मिले, बराबर। तो याद रखना है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं। जैसे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ अवयव, फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उससे बेटर ये फॉर्मूला है। इन सब में आई रख दो, आई को सब्जेक्ट बना दो, आई ने कर्ता बनाई दो, और फिर बाकी सारी वैल्यू रख के आई गिन लो, सही ही आएगा, गलत आएगा नहीं। तो यहां से भी आई निकाल सकते हो, यहां से भी आई निकाल सकते हो। आई मिलने के बाद अल्फा निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिसोसिएशन डिग्री वियोजन अंश, एसोसिएशन डिग्री सुयोजन अंश, बराबर। एक और होता है बेटा एसोसिएशन कांस्टेंट, सुयोजन अचरांक। कैसे निकालते हैं, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी फॉर्मूला बनाना होता है, वो आगे हम सीखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन होता ही नहीं है बेटा, जितना डाला उतना वापस मिलेगा। अगर ए बी डालोगे तो ए बी ही मिलेगा, कुछ होगा नहीं। उसके कारण वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद ए बी डाला, इधर तो ए लिख देते हैं ज्यादा बेटर, ए में से ए, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर डाला ए बी, उसमें से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। फिर ये डालें ए बी 2, ए प्लस ए 2 प्लस 2 बी माइनस, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 2 अल्फा, आई इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, टोटल गिनती करोगे तो आई इक्वल टू 1 प्लस। सही जा रही है गिनती, आगे बढ़ते ए बी 3, ए 3 प्लस 3 बी माइनस 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 3 अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 3 अल्फा। ऐसे करते करते ये सब की जरूरत नहीं है, बराबर। ऐसे करके आप अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते। चलिए मस्त। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो सिखाता हूं। Which of the following aqueous solution should have the minimum boiling point? न्यूनतम उत्कलन बिंदु, कम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। अभी बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला निकालते, डेल्टा टीबी। नया फॉर्मूला मिल चुका है, आई इंटू के बी इंटू एम। मान लो ये तो सबका के बी सेम है, सबका सेम, एम भी सबका सेम है 0.1, बराबर। यहां पर कैपिटल एम नहीं, समझ लो स्मॉल एम है। तो फिर आई जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और आई जिसका कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब हमें तो कम चाहिए, न्यूनतम, तो जिसका आई का वैल्यू कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई का वैल्यू 1 मिलता है, K2SO4 डिसोसिएशन करेंगे, 2K प्लस 1 SO4 माइनस, आई का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 3 मिल गया। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, आई का वैल्यू 2 मिल गया। FeCl3,
Fe+3 माइनस आई का वैल्यू 4 मिल गया। जितने पार्टिकल उतना ज्यादा आई का वैल्यू। मान लो अल्फा 100% है, ऐसे केसेस में अल्फा कितना मान लेते हैं भाई, 1 मान लेते हैं, 100% डिसोसिएशन, तो इसका आई का वैल्यू मिल गया 4। तो आई का वैल्यू ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उत्कलन बिंदु वधु, हमें तो क्या चाहिए, कम चाहिए, तो जिसका आई का वैल्यू कम का बॉइलिंग पॉइंट कम। बोलो इजी है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे हैं, चलो करते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, महत्तम उत्कलन बिंदु पूछू जे छोकराओ, अभी ज्यादा पूछा तो आई का वैल्यू ज्यादा किसमें होता है, देख लेते हैं। KNO3, M तो इसमें भी सेम ही मान लो, K+NO3 माइनस 2 मिल गया आई का वैल्यू। यूरिया आई का वैल्यू 1, K4 FeCN4 4K प्लस FeCN4 -4। अब ये तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5, NH4NO3, उसमें से NH4 प्लस आई का वैल्यू 2, वैल्यू लिख लेते हैं, इसका 2, इसका 2, इसका 5, इसका 1। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, महत्तम उत्कलन बिंदु, तो आई की वैल्यू भी तो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। खत्म, इजी है, ये मस्त है। 20% बोला डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन થઈ રહ્યું છે 80% वियोजन डिसोसिएशन, मतलब अल्फा हो गया 0.8। बोलो क्लियर, ठीक है। बोला आई ढूंढो, आई का फॉर्मूला, अल्फा पर से अगर आई ढूंढना है तो फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n कैसे निकालेंगे, n निकाल लेते हैं, CaCl2, उसमें से Ca+2 बनेगा, 2 Cl माइनस बनेगा, टोटल 1 + 2 3। n की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व 3, तो i 0.8 माइनस 1, ये 3 माइनस, सॉरी अल्फा, i तो ढूंढना है, i -1 अपॉन 3 - 1 अल्फा 0.8, तो ये 2 इक्वल टू i माइनस अल्फा, सॉरी i -1, ये 1.6, और ये -1 उस तरफ आ जाएगा, +1 इक्वल टू i, तो i इक्वल टू 2.6। कितना इजी है, सिंपल है। अल्फा की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला में रखी, i मिल गया, वॉन ऑफ फैक्टर मिल गया, इजी पीजी। ये भी मस्त है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5 मोलर, ओके मोलर, ओके, पाई इक्वल टू आई इंटू CRT फॉर्मूला है। C बोल दिया इन्होंने 0.5, आई पता नहीं है, तो आई पता लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे पता, चलो इस सम को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं पहले तो, बराबर। पीएच दी हुई है, स्टेप 1 पीएच पे फोकस करो। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग, पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग एच। पीएच 2 है, तो अब यहां पर एक छोटा सा वो भी बना देते हैं, पीएच H+ की कॉन्सेंट्रेशन। अगर पीएच की वैल्यू 2 मिलती है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻²। अगर पीएच 3 मिलती है तो 10⁻3, पीएच 7 मिलती है तो 10⁻7, अगर पीएच 10 मिलती है तो 10⁻10। तो अगर पीएच 2 मिली तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻², मतलब कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.0। बोलो पहले H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिला, बोले हाँ मिला 0.01। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अल्फा, अब हमें चाहिए अल्फा। पहले निकालेंगे अल्फा की वैल्यू और उसके बाद आगे हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह
करेंगे। बराबर, चलो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.01, ओके, और अपने को मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पर? ओके, कॉन्सेंट्रेशन अल्फा निकालना है। रुको पहले तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं इसको ध्यान से। यहां तक तो हमारा सब कुछ सही गया है, हमको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है। अब हमें एक तो ढूंढना है अल्फा, बराबर। अल्फा कैसे ढूंढेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके चलो अभी फोकस करना, ठीक है, ध्यान से। पहले तो ये फोकस करो आप लोग कि यहां पर फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू अल्फा प्लस, सिंपल सा फॉर्मूला है, I इक्वल टू अल्फा प्लस। अगर हमें अल्फा मिल जाए, I मिल जाएगा, अल्फा यहां निकाल, स्टेप 2, अल्फा 0.01 बराबर अल्फा निकलेगा डिवाइड बाय 0.5, कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया, ये हो गया 0.02। अब उसको इधर डालते हैं, ये स्टेप 3, 0.02 0.02। सुनना ध्यान से क्या चल रहा है। स्टेप 1, पीएच पर से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाली 0.01, उस पर से अल्फा निकाला 0.01 डिवाइड बाय 0.5 तो 0.02। अल्फा की वैल्यू को डाल दिया फॉर्मूला के अंदर, I इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो 0.01 प्लस 0.02 प्लस 1 कितना मिल गया? ये स्टेप 3 था। अब फाइनल स्टेप, I की वैल्यू डाल देते हैं, 1.02 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो हो गया 0.51। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बराबर। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन। पहले तो यहां पर ये अपने को क्या दिया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है बेटा। अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, N निकालो 3K प्लस, और Fe CN6 3 माइनस, तो टोटल हो गया 3 प्लस 1 4, तो अल्फा 0.778 इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, N की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 0.778 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू I माइनस 1। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.778 2.334 इक्वल टू I माइनस 1, उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस कर ही दो, 3.334। बोलो स्वाहा, कितना सिंपल है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl? पाई इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय CRT। सी तो दे दिया 0.02 RT, I ढूंढना है, I NaCl का मान लो 100% डिसोसिएशन होता है तो 2 हो जाएगा, 0.04 RT, खत्म केस। बोलो है इजी? कितना इजी है? बड़ा इजी है। Which of the following aqueous solution has highest boiling point? महत्तम। महत्तम कैसे निकालोगे बेटा? अगर सबकी मोलालिटी सेम है तो I इसका 2, इसका I 3, इसका I 4, इसका I 2, जिसका I ज्यादा, वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा, इसका यहां पर ओके। लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी है, वो तो हमने देखी ही नहीं। क्या दिक्कत है बेटा यहां पर जो तुम लोग ने या मैंने नोटिस नहीं की? कॉन्सेंट्रेशन भी तो गिननी पड़ेगी, गिन लेते हैं। चलो डेल्टा टी भी, के भी सेम है मान लो, I मल्टीप्लाई बाय M, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो रहा है?
आई तो 2 मिल गया, अब गिनना पड़ेगा। NaCl के लिए गिनते हैं I इंटू एम, ठीक है, 2 m.1 आ गया 0.2। BaNO3 ट्वाइस के लिए गिनते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आ गया 0.6। उसके बाद Na3PO4 के लिए गिनते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो 0.04। और KNO3 के लिए गिनते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 0.06। मैक्सिमम BaNO3 ट्वाइस का मिलेगा। क्लियर है? डन। तो ये ध्यान रखना है, अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन C सेम दिया हो तो सिर्फ I से गिन सकते हो, लेकिन अगर C सेम नहीं दिया तो आप I से नहीं गिन सकते। Which of the following aqueous solution हाईएस्ट, फिर से पूछा सबसे ज्यादा किसका है? सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया तो I निकालो, कितना है 5, कितना है 3, कितना है 1, कितना है 2, 5 वाला होगा भाई, बोलो स्वाहा। ओके, NaCl का सॉल्यूशन है, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन C अलग है। बोला है वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, I कितना होगा। अरे भाई अगर पार्टिकल सेम है NaCl तो I भी तो सेम होगा, बोलो स्वाहा। समझ में आ रहा है यहां पर क्या चल रहा है बच्चों? बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, ये भी मस्त है। एक का बॉइलिंग पॉइंट 102.2 हो गया, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बनाने के बाद, द्रावण बनाया पछी 102.2, तो पहले कितना होगा? एक्वायस है, पानी का कितना होता है 100 में से 102.2 तो डेल्टा चेंज कितना हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उत्कलन बिंदु उन्नयन कितना था बेटा 2. अब बोला है केबी भी तो 2.2 है, एलिवेशन कांस्टेंट उन्नयन अचलांक केबी भी तो 2 है। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं I इंटू केबी इंटू एम, एम की वैल्यू बोल दी सबकी 1, बोलो स्वाहा। उसके बाद केबी बोला 2.2, डेल्टा टीबी भी 2.2। अब अगर हमें डेल्टा टीबी 2.2 लाना है तो I भी 1 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन होकर आंसर सेम होगा। और I1 किस में होता है? ग्लूकोज में, बोलो स्वाहा। कितना इजी है बेटा। डन। थैंक यू। देखो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन, द्रावणों चैप्टर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता अवयवों, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद जितने भी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ अवयव, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो मस्त प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस शीट के अंदर से, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते करते गुड सेट और बोर्ड के पहले आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस का टाइम भी मिलेगा। और साथ में आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है, और वो क्या है? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। उसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लेनी। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।